तो पार्टिकल है चल रहा था जिसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के था, के पॉजिटिव कांस्टेंट और एस डिस्टेंस का ठीक है। हजारों क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जब कहा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो इसको कैसे डील करेंगे ना, अब समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करें। तो किसी रिलेशन को बताया था दो तरीका, और वो अभी भी इस तरह का सोच सकते हैं, लेकिन ये वन एक्सेशन तो है नहीं जनरली पढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का डायरेक्शन वाला सिंपल सा 9वीं क्लास में जो पढ़ते हैं बोला तो है नहीं, ये इसको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। इस बार वो बोल नहीं करेगा क्योंकि तो नया क्या करेगा, जहां भी एसी हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जहां पे भी हो, चाहे रेडियल कह लीजिए चाहे नॉर्मल कह लीजिए, जहां पे भी हो फटाक से वहां पे ग्रीस पर बजा लिखना, क्योंकि ये तो होता ही है, इसके अलावा होता ही नहीं है, तो कम से कम वो लिखना चाहिए। तो यहाँ से पता चलेगा कि V स्क्वायर इज इक्वल टू KR√S, तो V इक्वल्स टू अंडर KR S टू द पावर 1/4। जब ये लिख लिए और मैं बोला था कि हजारों तरीके से मैं वैल्यू दे सकता था, तो यहाँ पे पहुंच गए। तो अच्छा यहाँ पे पहुंच गए तो अब फिर से वही वाला शुरू हो गया। ये थोड़ा शुरुआत अलग टाइप का था, लेकिन ये वाला फिर वही हो गया। इस चीज को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, या तो डिफरेंशिएशन रिलेशन तो भी है ना, किसके बीच का रिलेशन है, v और डिस्टेंस का। इस रिश्ते का महत्व जानते हैं आप? यस। कहूँगा 1 मीटर दूर चलने के बाद, 1 मीटर दूर चलने के बाद उसका स्पीड बताइए, बताओ। यही ना, यहाँ पे 1 मीटर लगता है, और मैं कहूँगा कि बताइए 10 मीटर पर सेकेंड जब स्पीड हुई है तो कितना दूरी तय किया है, तो क्या करोगे? यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड जब हुआ है उसका स्पीड, तो यहाँ पे 10 रख दोगे तो एस जो आएगा ठीक ना। तो बहुत सारे बच्चों को रिलेशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है। तो रिलेशन से एक वैल्यूज मिलते हैं, रिलेशन से ग्राफ मिलता है, और रिलेशन से फर्दर दो और चीज ऑपरेट करके दूसरे क्वांटिटीज फाइंड आउट की जाते हैं। कौन क्या ऑपरेट करके? डिफरेंशिएशन या डेफिनेशन। तो आगे बढ़ूं, अब इसको मैं कैसे देखूंगा बताओ, मैंने क्या देखूं? डिफरेंशिएशन पहले ना, तो dV by ds, dV by कुछ देता है क्या? कुछ नहीं देता, लेकिन v मल्टीप्लाई करने का तो देता है। जो यही है, जैसे मैं ऐसे सोचूंगा AT ही देता है v dV by ds, और नोटिस करने वाला पॉइंट है स्पीड टाइप का है, स्पीड वाला। तो v की जगह क्या रखूं बताओ? यही रख देता हूं, v की जगह रख देता हूं KR S टू द पावर 1/4, सही है। I into dV by ds ना, dV by ds निकाल जाता है आप लोगों को? बताइए dV by ds इसका क्या होगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, और जो पावर है बगल में आ जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगा ना, सही है। तो वैल्यू कितना है बताओ? ये वाला तो KR हो गया होगा, और ये वाला मिलके कितना हो गया होगा जल्दी बताओ? इसमें कितना हो गया होगा? इसको जोड़ोगे तो ये 1/4
नीचे लिखा हूं s के पावर 1/4 s के पावर 1/4 माइनस 1, तो पावर तो जुड़ जाता है, तो पावर जोड़ के देख लो ये सही है कि नहीं। अब इतना कैलकुलेशन थोड़ी बताऊंगा यार, यदि इतना भी आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप यहाँ पे नहीं बल्कि आप अलग से मेहनत करिए, मतलब पूछ के अपने से भी कुछ मेहनत करके। ऐसा थोड़ी कि ये भी नहीं आ रहा है और बड़ा सा ड्रीम पाले हुए हो, ये सब नहीं होता है। बल्कि छोटा ड्रीम पाला अभी पाली है, बड़ा हाथ में करेगा। तो ये वैल्यू है और ये 80 है। ये आपको ये भी बताऊं कि 80 होता है, जो लीनियर के अराउंड मानते हैं, लाइन के अराउंड, है ना, जनरली। अगला पॉइंट है, यदि कोई हमसे ये कहता है कि एक्सेलरेशन कितना है, अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता था मैं कहूँ एक्सेलरेशन कितना है, जनरल, नॉर्मल, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एज या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ग्राफ पूछ सकता हूँ आपसे। एक बार तो पूछा ही। अच्छा हाँ, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था कि नहीं, ये हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद यही आया था आईटी मैथ्स वाली और एकल वाला ही शायद आया, लेकिन वैल्यू हो सकता है छोड़ दिया गया हो। जरूरत ये है कि हमें डील करना आना चाहिए, करना कैसे है। तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, तो बाद में करेंगे जो रिजल्ट आएगा, जो पूछा गया था आईटी में। आप हमको यही बता दीजिए, यदि मैं ये दे के सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन दे के कहता कि एक्सेलरेशन बताइए, तो निकाल लेंगे। एंगल छोड़िए, एंगल तो बाद में आएगा, तो कठिन जा रहा है। चलिए बताइए एक्सेलरेशन बताइए, सभी लोग एक्सेलरेशन निकालो। पार्टिकल का जनरल एक्सेलरेशन निकालो जल्दी। इस पार्टिकल का जनरल एक्सेलरेशन निकालो। जनरल मतलब नेट एक्सेलरेशन। अच्छा मैं केवल कहता कि मैं जनरल और नेट सब बोल रहा हूँ तो आपको हिंट मिल जा रहा है। केवल एक्सेलरेशन बोलता तो भी वही क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन कहूँ तो नेट ही होता है। निकाल जल्दी। हो गया। आपको याद है कि नेट के लिए कर्व मोशन में हमेशा हमें √AB² + AR² चाहिए। याद आ रहा है? मेरे दिमाग में तो पहले ये आया। और किसी भी क्वेश्चन में जहां पे कर्व हो आपको आना चाहिए वाला बात। अच्छा यहाँ पे कभी C लिखता होगा, कभी R लिखता होगा, कभी A लिखता होगा किसी किताब में, तो घबरा ऐसा नहीं की बात ध्यान रखना। AC मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, AM मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, सब एक ही बात, सब सेंटर की तरफ होते हैं। तो हमारे पास AT तो है, हमारे पास AT तो है, हमारे पास AR नहीं है, ठीक है ना? अरे यार वही तो क्वेश्चन नहीं दिया था ये, तो यहाँ पे रखोगे तो नहीं आएगा। रख लो, आ गया। यही बताना, रख लो, रखो जो वैल्यू है वो आए तो वही आंसर। एक तो ये, लेकिन वो नहीं आया तो हम पूछे थे, क्या पूछे थे हमें? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे है? पहले तो फार्मूला याद हो तो ठीक है, लेकिन मैं इस पेपर में कभी नहीं लिखा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कितना फार्मूला याद करोगे, फोटो बनाओ इसका। ऐसे देखो मैं बताऊँ कैसे बनाओ। ये जनरल वाला फोटो बनाओ, यही कहो कि ये क्या है, AT है, और ये क्या है, AC है, और ये रहा नेट, जिसे A कहते हैं। ये जो A निकाले हो ना, वो यही वाला है, दोनों का रिजल्टेंट है नेट। अब हमको ये बताओ, जिधर AT होता है उधर ही तो B होता है। अच्छा एक बार बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा था कोई बच्चा यहाँ पे, कहता था कि सर AT A के बीच में निकालेंगे, B वाला क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं? तो B वाला तो लंबा है, छोटा होगा ना, ऐसे एक नहीं निकालना। तो B और A के बीच में एंगल बताने के नाम पर पूछा गया है B और A के बीच में, और निकालो तुम AT और A के बीच में।
क्यों हमें V से AT में आना पड़ रहा है? V भी तो उधर ही है। याद है मैं क्या बताया था? डायमेंशन अलग है, लेंथ अलग अलग है, कोई डायरेक्शन से मतलब थोड़ी होता है। मैं कहूँगा V ये है, लो ये V। अब निकाल लोगे डिवाइड बाय ट्रायंगल बना के। हाँ पर ये है कि यही AT है, बता दूं, क्योंकि इसी AT से ये A बना है और यही AC है, तो ये देखो यही AC है। अब ठीक है, बोलो सही है? तो ये नहीं V उधर ये तो उससे निकाल दिए। अच्छा लेकिन पूछा क्या गया था? V और A के बीच में अंतर, और सोचना क्या पड़ रहा है? AT और A के बीच में अंतर। क्लियर हो रहा है तुमको? क्यों हमें शिफ्ट होना पड़ रहा है समझ में आ रहा है? तो tan थीटा लिख लोगे। तो क्या एडवाइस क्या है? फोटो बनाओ। हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा ना बोले कि एक्सेलरेशन का रेडियल डायरेक्शन से या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कितना एंगल बन रहा है, ये भी तो पूछ सकता था। तो ये बताना पड़ता है एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कितना एंगल। फिलहाल ये पूछा गया tan थीटा क्या है, मुझे जल्दी बताओ। tan थीटा बराबर जरा देख के बताओ तो। ये AT है, ये लंबाई AC बाई, तो AC हम लोग के पास है कितना है, और क्या AT भी हम लोग के पास है कितना है, KR बाई 4 रूट S। कितना हुआ ये 4S बाई KR। कितना इंटरेस्टिंग है, ये कैंसिल हो गया क्या? तो वो भी प्रोपोर्शनल दे देते ना। 4S बाई R, 4S बाई R, so theta कितना है? थीटा इज कितना इंटरेस्टिंग आया, tan इनवर्स 4S बाई R, और ये RT में आ चुका है। आसान नहीं था वैसे, लेकिन हम लोग अच्छा कितने लोग कर लिए थे? आया तो किसी का 1 2 3 बच्चे किए थे। अच्छा कितने लोग ट्राई किए थे? ट्राई जरा ट्राई नहीं किए थे, कहाँ के लिखे थे? ट्राई करना ज्यादा जरूरी था, आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन ट्राई नहीं किए हो तो कोई मतलब नहीं था इस क्लास में बैठने का, है ना? चाहे आगे भी कुछ तैयारी करने कोई मतलब नहीं है। ट्राई किए हो तो नहीं आता, नहीं आता। अगर ट्राई बहुत सारे लोग किए आया 3 का, तो ये मतलब नहीं ऐसा थोड़ी कि 3 का सिलेक्शन होगा तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझ में आया? हाँ, तो इसको बताते बताते मैं बहुत कुछ बताया। अच्छा मैं ये आपसे कहता कि इंटरेस्टिंग ये भी है, ध्यान देने वाली बात कि ये रिलेशन है थीटा और एस का, इसका रिलेशन है थीटा और एस का। लेकिन मैं ये कह दूंगा आपसे, अच्छा क्वेश्चन कह दो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 45 डिग्री कब बनेगा? कितना दूरी चलने के बाद? बता दोगे? बताओ कितना दूरी चलने के बाद बनेगा 45 डिग्री वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? कितना दूरी चलने के बाद? तो आंसर है r/4। आंसर r/4 है। लेकिन ये भी नहीं आएगा आपसे, क्यों? क्योंकि ये सब करने के बाद हो रहा है यार, ऐसे तो क्वेश्चन कठिन नहीं होते, हम अप्रोच नहीं कर पाते। हम शुरू में सोचते हैं ई कैसे आए, अरे कुछ करोगे तब ना है कि कैसे आए, सोचने से आ जाएगा। भाई वो कर रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 45 डिग्री, तो फोटो को बनाओ ना, AT AC लिखो, कैलकुलेट करो, डिफरेंशिएट करो, AT निकालो, कुछ करोगे तब ना आएगा। ऐसे बैठे रहने से कि कहाँ 45 डिग्री रखें कि फटाक से आ जाए, कहीं होगा 45 डिग्री रखने तभी तो आएगा, कहाँ रखोगे? तो पेन में चलाना पड़ता है तब आता है। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि एक चक्कर लगाने के बाद कितना? एक चक्कर लगाने के बाद एक्सीलरेशन और वेलोसिटी
कितना एंगल? जीरो अरे tan थीटा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होती है, तो 8 पाई ही होती है, ठीक है। 8 पाई मतलब 8 into 3.14, वो थोड़ा गड़बड़ तो नहीं ले रही है उसको, ऐसे नहीं लेना। तो क्या करोगे यहाँ पे 2 पाई r रखोगे ना, तो 2 पाई r मतलब कितना जाएगा, r कैंसिल 8 r 8 पाई, तो 8 पाई का मतलब है 8 into 3.14 है, तो लगभग कितना आएगा 30.4 में कितना डिग्री आएगा। पाई बाय 2 होते होते थीटा पाई बाय 2 होते होते इनफाइनाइट जाता है ना, तो ये tan इनवर्स 8 into 3.14 है, 80 डिग्री हां 80 डिग्री होगा, हां 80 नहीं 80 नहीं, देख लेना यार। सो ये समझ में आया। अच्छा दूसरा देखते हैं कि आप इसको और फर्दर डील कर पाते हैं कि नहीं। टाइम के फंक्शन में भी कुछ तरह के यही देखे जो आईटी में आया हुआ है, टाइम का फंक्शन भी हो सकता है यार, कैसे आया होता है क्या इसको करना डिग्री बाय dt इसको नहीं लिख सकते, डिग्री बाय dt इसको लिखते हैं यार, तो सुन लो ध्यान से, d v वेक्टर v एरो, ये भी a नेट है, पर हम लोग ऐसे कम पढ़ते हैं, ये डरावना लगता है। देखते होंगे कि अक्सर में एरो नहीं लगाता, वो मैथमेटिकल ज्यादा होने लगता है, तो ध्यान से सुन लो, या तो तुम कहीं a नेट हो तो d v वेक्टर बाय dt लिखो, और नहीं तो v वेक्टर नहीं लिखोगे ना, केवल मैग्नीट्यूड लिखोगे, स्पीड लिखोगे, तो d v बाय dt केवल वहां लिखोगे जहां टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा या लीनियर होगा तो एक्सेलरेशन होगा। फिर सुन लो, नहीं ध्यान दे रहे, कहीं भी d v बाय dt नहीं, कहीं भी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी, वैसे यदि कर्व वाला छोड़ दिया जाए, कर्व वाला छोड़ दिया, जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो हम लोग एक ही जगह dv बाय dt लिख सकते हैं। अच्छा कर्व हुआ तो क्या थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होगा, at को dv बाय dt लिखेंगे, क्योंकि जो सेंस है एक्सेलरेशन का वो यहाँ कर्व मोशन पे at वाला ही होता है, ac स्पेशल वो तो v स्क्वायर बाय r ही होता है, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते यार, यहाँ नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक ही आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट। अच्छा ये बताओ कि इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या ये नहीं मिलता, सभी लोग करके दिखाओगे एक मिलेगा। वैसे तो मैं 80 ऐसे निकाला था, लेकिन हो सकता है आपको याद ना आ रहा है, तो जल्दी से इसको dv बाय dt करो, देखो वही आता कि नहीं, करो 80 आएगा ना, इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद नेट ए आता, लेकिन स्पीड होता है जनरली स्पीड पेपर दें तो जब स्पीड को या कभी-कभी हम लोग वेलोसिटी भी करते हैं, वैसे आई रोडो में वेलोसिटी मतलब स्पीड है और वेलोसिटी वेक्टर मतलब वेलोसिटी। आई रोडो में वेलोसिटी को क्या माना है, स्पीड, और वेलोसिटी को क्या वेलोसिटी वेक्टर।
वेलोसिटी वेक्टर को वेक्टर माना, वेलोसिटी को सिंपली क्या मान लिया है, मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, वो ऐसे माने। तो ये बोलो कि जब हम ये लिखते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेंस अपना लेके चलते हैं, पर कर्व में ध्यान रखना ये इसको डिफरेंशिएट किए तो a नहीं at आएगा। क्या रहेगा? कर्व में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी सिंपली जो दिख रहा है कुछ भी के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़ते हैं, तो वो at देगा, टैंजेंशियल एक्सेलेरेशन देगा, एक्सेलेरेशन नहीं देगा। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि सर डेफिनेशन तो यही है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलेरेशन आना चाहिए, तो गड़बड़ क्या है मालूम है? ये वेलोसिटी है ही नहीं ना, ये स्पीड है। वेलोसिटी कब होता? तो जब ये मैग्नीट्यूड के साथ कुछ आई कंपोनेंट और जे लिखता तब हो जाता, और तब डिफरेंशिएट करते तो सही में नेट ए दे देता। और याद करो सर्कुलर मोशन की शुरुआत में मैं वेक्टर फॉर्म में लिख के ही किया था, याद आ रहा है? हाँ, देखिए ये पॉइंट है। हाँ चलिए 18, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको अंडर रूट के आर। अच्छा हम लिख लेते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पावर बगल में और पावर में एक माइनस, सही लिखा हो देखो, लेकिन s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए तो इतना ही लिखते हैं, पर t के रिस्पेक्ट में तो बगल में ds/dt ना, बोलो बगल में ds/dt तो आएगा। ds/dt क्या होता है यार? v होता है। तो फिर v रखोगे ना वहां पर, मेरी बात समझ में आ रही है? कितना इंटरेस्टिंग है। मैं v को डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन में फिर से v आ गया, तो करो तो क्या मालूम है, ये जो v है ना, इसी को उठा के फिर रखोगे, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसी को ले लेके फिर रखो, और देखो वही आता है कि नहीं। पता भी तो चलना चाहिए कि वही आ रहा है। हाँ वो बताइए यार, टाइम के साथ यदि कोई पूछता तो कैसे निकलता है यार सब? टाइम के साथ भी तो पूछ सकता था, कैसे करते हैं? ये सब ऐसे की जगह लिखने के बाद ये आ गया ना, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके तो काम किए हैं, बहुत कुछ निकालने बताए भी। एक और भी तो तरीका है डेफिनेशन वाला, तो बताओ इस v की जगह मैं क्या रखूं? बताओ ds/dt ना, अभी लेके आगे बढ़ जाते, तो आगे बढ़ते तो हमें st रिलेशन मिलता, क्या मिलता? अब फर्दर डिफरेंशिएट करते तो vt, अब फिर फर्दर करते तो सब मिल गया। बोलो कोई दिक्कत? कर लीजिए। और ये फिर से मैं बता दूं आपको, एक एडवांस के लायक सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस में से है फिर, क्योंकि इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, जिसमें एडी वैल्यू का सब वैल्यू कर रहा है यार, इससे ज्यादा कठिन हो ही नहीं सकता। जो मैं बात कर रहा हूँ कि के टर्म में बताइए सर। तो चलिए ऐसा ना हो कि फिर से पूरे क्लास यही पढ़ते रह जाए यार। और क्या बताया था यार? कैसे दिखाऊं दोनों को? डिस्क तो होगा नहीं दोनों के पास, कोई बात नहीं यार, चलो धागा तो होगा नहीं, धागा है। चलो वो बताता हूँ,
भरा हुआ है, लबालब पूरा भरा हुआ है, और उसको मैं ऐसे रोटेट करूं ओमेगा से, बताना है कितना पानी स्पिल आउट हो जाएगा ना, स्पिल आउट हो जाएगा। आपको वॉल्यूम निकालना होगा। और दूसरा एक और होता है कि आधा भरा हुआ है, तो कितना इसको घुमाए कि पानी मैक्सिमम ओमेगा कितना घुमाए कि बाहर न जाए। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि पानी कुछ भरा हुआ है कुछ हाइट तक इस तक, और कितना कितना मिनिमम ओमेगा से घुमाए कि बीच में खाली होने लगे सेंटर पे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? और सबके लिए हमें वही करना होगा जो करने जा रहा हूं, सबके लिए। अच्छा ये सारा घर पे कर भी सकते हैं। मान लीजिए पूरा बाल्टी पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे करेंगे, धीरे धीरे पानी बाहर गिरने लगेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो तीनों क्वेश्चन के लिए क्योंकि करना हमें एक ही है, तो देखते हैं इसको। पहले इस लेवल में था, बाद में जब इसको किए तो इस तरह से बना। कर भैया इसको मैं सेंटर को ओरिजिन माना। अच्छा दोनों एक ही बात है, यदि कंटेनर रेस्ट में रहे, तीनों एक ही बात है, कंटेनर रेस्ट में रहे और पानी को घुमाया जाए, या पानी के साथ पूरा कंटेनर ही घूमे, या कंटेनर धीरे धीरे घूमता रहे तो पानी को घूमता हुआ मान लेंगे धीरे धीरे विस्कोसिटी के कारण, है ना। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे पढ़े कि सर आप बोल रहे कंटेनर रेस्ट में है, पानी घुमा रहे हैं, और क्वेश्चन आ गया दोनों घूम रहा था, दोनों एक ही बात। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों तीनों एक ही तरह की बातें हैं। सभी लोग इसको स्टडी करेंगे, देखता हूँ कितने लोग करते हैं। सभी लोग आधा मिनट स्टडी करो। ये सरफेस है, ओरिजिन मान चुका हूं मैं ये। जल्दी से इसको कैसे स्टडी करेंगे तो सोचने में तो पता नहीं चलता कैसे निकाले। सभी लोग एक वाटर मॉलिक्यूल या डिफरेंशियल मास लो वाटर का ही वाटर सरफेस पे। भाई वाटर सरफेस जो ऐसे बना होगा, अब घूम रहा होगा तेजी से, घर पे जाकर कर लीजिएगा, तो शेप ऐसा बनेगा ना, इमेजिन कर पा रहे हैं। और ये हम लोग बाद में देखेंगे पैराबोलॉइड है। ये कैसा है? पैराबोला को एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं तो जो शेप मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एलिप्स को रोटेट कर देते हैं तो अंडा को एलिप्सॉइड बोलते हैं, और सर्कल को रोटेट कर देते हैं तो स्फेरॉइड बोलते हैं। लैटिन वर्ड से ये डिराइव है, वायर्ड। गॉट इट? पैराबोला को ऐसे घुमा दें तो एक शेप मिलेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं? उसे क्या बोलते हैं? एलिप्स को घुमा दोगे ऐसे तो एलिप्सॉइड, अंडा बन जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? सर्कल को घुमा देंगे तो क्या बनेगा? जैसे स्फीयर कहते हैं सिंपली। गॉट इट? सभी लोग इस पैराबोलॉइड सरफेस जो जानते नहीं है तो मैं बता दिया कि आएगा, वो बाद में आएगा। जल्दी से ये पूरा घूम रहा है, जल्दी से इस छोटे से वाटर पार्ट को, वाटर ही है, अलग से कोई तिनका उनका नहीं है, वाटर का हिस्सा है, जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, स्टडी करो। एक बार अपने में तो तरीका 5 पॉइंट वाला जल्दी करो, बैठे मत रहो। जल्दी से फ्री बॉडी, छोटे से पार्ट का, इस छोटे से हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बढ़िया वाला एक्स वाई एक्सिस निकाल लो, फोर्सेस को रिजॉल्व करो, F बराबर A लिखो, कैलकुलेट करके आंसर निकालो जल्दी। करिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ट्राई तो करो।
इससे कोई मतलब नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूरत ये है कि आप ट्राई करिए। डीएम मास है ये, इसकी स्टडी करता हूँ तो बहुत छोटा सा मास है, तो इसी सरफेस पे माना जाएगा, इसी सरफेस से छोटा सा डिफरेंशियल मास है डीएम मास, वाटर ही है और मैं देखना चाह रहा हूँ उतना ही मास। मना करोगे हमको? मैं देखूंगा, मैं पूरा पानी देखूंगा ही नहीं, मैं मेरा मन करता है यहाँ वाला छोटा छोटा सा पानी देखूंगा, तो मना करोगे हमको? अच्छा, यहाँ वाला पानी जो घूम रहा होगा उस पे नेट फोर्स बता सकते हो? चलो फिर सुनो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा पानी r दूरी पे है और घूम रहा है, अगर घूम रहा होगा ऐसे, किधर बता सकते हैं नेट फोर्स अंदर में? डीएम मास लिया हूँ मैं, r रेडियस लिया हूँ, अंदर में घूम रहा है, हाउ मच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट डीएम मास? डीएम इनटू ओमेगा स्क्वायर r। आंसर क्यों? क्योंकि नेट फोर्स होता है मास इफेक्ट स्ट्रेस। नेट फोर्स कितना होता है? मास इफेक्ट, और कहीं भी होता है। तो बताओ, छोटा सा मास r रेडियस पे ओमेगा से घूम ही रहा होगा, तो एक्सेलेरेशन कितना है जानते ही, ओमेगा स्क्वायर r है, कितना है? और मास दिया ही था dm, तो मास इनटू एक्सेलेरेशन का आंसर आ गया। कहीं भी सही है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ सही है, मतलब पानी हो गया, बल्टी हो गया, बाल्टी स्पून हो गया तो दूसरा थोड़ी हो जाएगा ये जो है ऐसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम दूं, ऐसा लगेगा कि अगर वाटर का जो पार्टिकल है वो करेंट हां का वाटर जो आप बताएंगे यहाँ वाला सर रेडियस के 8 माने आप सब परिमाणी की तरफ करके स्मॉल आर, ठीक है? तो कैपिटल आर ले लियो, मालूम बोल जाओगे पे जो रिएक्टर है यार, मैं जब बोला था ना कि छोटा सा रेडियस से आर लेते हैं, तो एक कैपिटल आर मान लीजिए, तो ये वाला नहीं, ठीक है? स्मॉल आर। एनीवे, वैसे कंफ्यूजन इसका ठीक है। देखो तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से। छोटा सा मास है और ये पार्टिकल वैसा नहीं है, कोई अलग से तिनका उनका नहीं है, कागज पकड़ी नहीं है, वो वाटर ही है। नीचे क्या लिखूं बताओ? डीएमजी। कई लोगों को तो हार्ट बीट बढ़ गया, सर डीएम वाला दिक्कत करता है, सर प्लीज मत करता है। अरे डीएम का छोटा सा मास है यार। और दूसरा देखो, सरफेस देखो, तो नॉर्मल ऐसे बैंकिंग ऑफ रोड वाला याद करो। आपका मन करता है तो इसको डीएम भी लिख सकते थे, छोटा भाई छोटा मास हो तो नॉर्मल भी छोटा ही होगा, लेकिन मैं ए लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। दूसरा, ध्यान से पॉइंट एक्स वाई है, मतलब ये हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट एक्स वाई है, जो एक्सिस में माना हूं वाई और एक्स और ओरिजिन, पॉइंट एक्स वाई। अच्छा, सरफेस, इस जो कर्व सरफेस है उसका स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप 0 है, थोड़ा ज्यादा स्लोप है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा है, पैराबोला में ऐसे ही होता है। यहाँ पे स्लोप कितना है यार? 0। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है ना? ये देखो स्लोप देखो, हर कर्व सरफेस वर्टिकल में, हर कर्व सरफेस छोटे छोटे हिस्से में इंक्लाइंड प्लेन की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? तो ये वाला जो सरफेस है वो माना कि कितने एंगल पे
जरूरत पड़ेगा तो करना, ठीक है। एक ये पॉइंट था। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि इस एक्स वाई जनरल कोऑर्डिनेट का मतलब है, इस एक्स वाई जनरल कोऑर्डिनेट का मतलब है दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई को लेकर। तो बताओ ये छोटा सा पॉइंट इसी के अबाउट घूम रहा होगा कि नहीं भाई? है? इमेजिन कर पा रहे हो? तो बताओ ये दूरी रेडियस कितना मालूम इसका? x r। दिस इज x and this is, तो this is x ना? तो रेडियस ऑफ सर्कुलेशन बताओ छोटे से पार्ट का x है, कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखो, अब एलएलएम लगाना है क्योंकि एलएलएम चल रहा है। एक छोटा सा डीएम मास ऐसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो ऑब्वियस है कि वर्टिकल प्लेन बैलेंस है। बोलो वर्टिकल वाला, तो कम से कम वर्टिकल बैलेंस करके हॉरिजॉन्टल में तो आ जाए। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये देखो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और फिर ये कितना है? तो ये सामने वाला थीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को? फिर सुनो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है क्योंकि ये 90 है ना, तो ये थीटा है तो ये, अच्छा फिर ये 90 है ये, और ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये कितना? और सामने वाला थीटा है। बोलो तो दिए एक को तोड़े, इधर बताओ कितना लिखो, इधर कितना लिखो? ये n sin थीटा का ही क्या काम है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सही है? वर्टिकल बैलेंस करता हूं, n cos थीटा बराबर dmg। अच्छा मैं बताना भूल गया, जिस समय मैं dmg और n लिखा था फ्री बॉडी डायग्राम खत्म हो गया था, नहीं था? कुछ और होता तो बताइए भाई। सरफेस जो माने थे वो नॉर्मल लगा रहा होगा, एक डीएमजी लग रहा होगा, इसके अलावा कुछ तो था नहीं कि लगाते। विस्कोसिटी माननी नहीं है आपको, विस्कस रिडिक्यूल है नहीं डीएमजी। अब जल्दी से, अच्छा ये वाला बैलेंस हो गया, अब इसमें आते हैं। कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलेरेशन 0 है, कर्व मोशन है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होगा, तो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा कितना? देखिए होगा तो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर दिख रहा है तुम लोगों को, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहा हूं। अब ये मत कहना कि सर बोलते आर है लिखते x है, तो रेडियस x है तो लिखा हूं यहां पे। क्या कैसे बोल रहे हो? डिवाइड करें, डिवाइड करते हैं, इसमें ये डिवाइड करो, तुम्हें मिलेगा tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर x by g, tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर x by g। सोचो कितना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितनी चीजें अज्यूम करनी पड़ रही है, कितना सोचना पड़ रहा है। इतने से भी काम, इतने से भी इक्वेशन आने वाला नहीं है। जरा ध्यान से देखो, किसी कर्व पर टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनता है, उस एंगल के tan वैल्यू को स्लोप कहते हैं, और स्लोप हमेशा dy by dx होता है। फिर सुनो, किसी भी कर्व का, बात इस कर्व की नहीं है, किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन x डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को नहीं, उस एंगल के tan वैल्यू को dy by dx कहते हैं, हर जगह कहते हैं। dy by dx थ्योरी है, तो लिखिए dy by dx tan थीटा क्या है? dy by, और यही नहीं होता कहीं भी होता है।
पर ध्यान देना थीटा किससे होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन। यानी कि बाद कोई भी थीटा उठा के लिख दिया, इसीलिए मैं जानबूझ के थीटा वहां से मान लिया था। तो वर्टिकल से भी तो मान सकता था, क्यों नहीं माना? क्योंकि दिक्कत होती थी। वहां से लिखा क्योंकि यही होता ही है। सही है? इसके आगे कर लोगे? जल्दी करो, जल्दी करो, तो अपने करो इसके आगे। सोचो कितनी चीजें इन्वॉल्व थी इसमें। जल्दी से फोटो बना लो, वैल्यू लिख लो और आगे फर्दर करो, बैठे मत रहो। हो गया? आगे बढ़े? चलो पहले इसको कर ले। अच्छा तेजी से करना है, धीरे धीरे नहीं करना है। ये देखो, तो ये रहा dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x बाई g dx। इंटीग्रेशन बिना लिमिट करना नहीं चाहिए। तो देखो ये वो चीज जिसे माना गया था, ये जो कर्व मिलने वाला है, जब x 0 था तो y 0 था, जिस तरह माना हूं, तो x 0 है तो y, और जनरल देखो x x है तो y y, ऊपर तो जनरल हमेशा ही होता है। बताओ ये इंटीग्रेशन y होगा फ्रॉम वेयर टू वेयर, और वो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g होगा, वेयर टू वेयर। बताओ y कितना मिला? ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय, बताओ ये कैसा शेप है? पैराबोला। क्या ये? इसको रोटेट कर दियो तो क्या सरफेस बन गया होगा? अच्छा, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड, स्फेरॉइड सरफेस होते हैं। क्या होते हैं? ये सरफेस होते हैं। तो पैराबोला तो लाइन है, कर्व है, उसको ऐसे घुमा देंगे तो जो सरफेस मिलेगा उसे पैराबोलॉइड बोलते हैं। तो आगे यही निकालना, घर पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको पैराबोलॉइड मिलेगा। ये समझ में आया? अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है घर के लिए असाइनमेंट, लास्ट पार्ट मतलब है वो घर के लिए है, आप लोग करते रहिएगा। यदि पानी भरा रहे और ओमेगा से घुमाएं तो बताना है कितना गिर गया। आसान नहीं होगा आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? हम मिनिमम कितना घुमाएं कि बीच में खाली होने लगे यहाँ पे। अच्छा, और तेज घुमाओगे तो ऐसे बनेगा, और तेज घुमाओगे तो ऐसे बनेगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे खाली होना शुरू हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? तेरी पता ना कितने मिनिमम हो गया ताकि खाली होना शुरू हो जाए। और ये सब आसान नहीं है, पर रियल लाइफ का है। अच्छा, ऐसे करके खाली कर दोगे, आएगा नहीं कुछ। ये बड़ा विडंबना है। मतलब कहा जाए कि इतना तेज न जाओ कि खाली होने लगे तो खाली कर ही दोगे, पर कहूँगा इक्वेशन निकालोगे तो फट के हाथ में आ जाएगी आपके। अच्छा, बताया नहीं क्या फट गई? ठीक है, पेपर ऊपर फट गया होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट होता है क्या ये? मैं मान लिया तो वही वाला। ओके, आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको जो वही वाला मान लिया तो क्या करें? अच्छा, दूसरा वाला वो देखो तो। अच्छा, ये करना घर पे ट्राई करना, हमको दिखाना तुम लोग। आप लोग
टेबल तो है ही, और ये घूम के इसी में लटका जाएगा। तो इसको इमेजिन करिएगा, फिर मैं बताता हूँ क्या रहेगा। जिसमें कौन सा बैलेंस रहेगा, नीचे mg और ऊपर m, उसको देखना ही है। चलो तो हम क्या नहीं देखने जा रहे हैं, हम mg और n बैलेंस है वर्टिकल वाला, वो देखने ही नहीं जा रहे। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? और ये उसी में घूम के उसी में लपटा जाएगा। तो बताना है डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकिंग टू रैपिड। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल है ये, एन लेंथ का है, यहाँ पे फिक्स था, इसको मार रहे हैं v नॉट से। तो कैसा ये होगा वो देखिए। इमेजिन कर पा रहे क्या हो रहा है, यहीं पे रैक होता रहेगा, यहीं पे इसी में फंसता रहेगा रस्सी, और ये कम रेडियस होता रहेगा और यहाँ पे आके लड़ जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ, और अच्छा इसको कितने लोग ट्राई किए और हो गया? ट्राई किए? अच्छा कितने लोग ट्राई किए? ट्राई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई किए नहीं किए? ट्राई करना ज्यादा जरूरी था। देखो इधर देखो, मैं कैसे सोचता हूँ इसको, इसके पीछे लॉजिक्स कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं भी ट्राई कर रहा था बहुत दिनों तक, तो पता ही चलता कि आपकी कौन कैसा पार्ट लेंगे। आप ही की तरह मैं 11th में भाई लूडो बना रहा था, तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था। ये तो क्लियर था कि ये लपेटाएगा और जनरल इसे करेंगे, जनरल तक हमें आता था, लेकिन कई क्वेश्चन नहीं आने का रीजन था उसमें फर्दर क्या करेंगे। तो अब पता नहीं कि कितना जनरल ले पाए। तो मैं करता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये रहा रेडियस r, और ये इतना लपेटा चुका है ये थीटा। This is d theta, so this is also d theta. ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। मैं मान लिया हूं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर्ड, जो यहाँ पे जो जनरल जितना लपेटा हुआ पार्ट है लिखता हुआ यहाँ पे, उसकी वैल्यू है यहाँ पर r थीटा है। ठीक लिखा हूं, देखो तो थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ठीक लिखा हूं, थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ, r थीटा, ऑब्वियस। तो l में से r थीटा तो कम ही हो गया होगा। इंटरेस्टिंग क्या है कि जो v नॉट है ना, वो बदलेगा ही नहीं। रीजन ध्यान से सुनना, हमेशा सेंटर ये है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, सेंटर ये है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। हमेशा जो वेलोसिटी है उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं। जो एक्सेलरेशन है टेंशन के कारण सेंटर की तरफ है, जिसमें पहली बार हो रहा है, जिसमें हम लोग इतना डिटेल में पढ़े कि रेडियस बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट। ये प्रोटोटाइप मोशन में भी नहीं था, वहां पे तो स्पीड भी बदल रहा था, रेडियस तो बदल ही रहा था। एक नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस बदल रहा है। बताओ ये रेडियस कितना हो चुका है, बता सकते हैं आप लोग? रेडियस कितना है, l माइनस r थीटा। ठीक लिखा हो देखो, क्योंकि l लेंथ था, कितना इसमें लिपट गया है, r थीटा। एक बचा हुआ लेंथ कितना है, l माइनस r थीटा। अभी ये रेडियस है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि v नॉट बदला नहीं है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला ही नहीं कि बदले।
किसी भी मोमेंट पर, अच्छा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही स्पीड बदलता है, याद है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही स्पीड बदलता है, कभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिला ही नहीं उसे। तो इसमें पूरे प्रोसेस में इसका स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मतलब कभी भी वर्क डन हुआ ही नहीं, केवल लपटा गया इसके साथ। दूसरा, ध्यान से डिस्टेंस कवर्ड निकालना था। चलो हमको ये बताओ, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है इसको हटा देता हूँ, एस यूज करता हूँ। जल्दी से बताओ, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है ds, वो ds क्या लिखूं, जल्दी बताओ। ठीक लिखा होगा तो रेडियस तो अच्छा इतना छोटा इसको माना जाता है, थ्योरी देखो कैलकुलस की, इतना छोटा माना जाता है कि रेडियस को बदलता हुआ यहाँ इतने देर के लिए नहीं मान सकते आप। वो तो d थीटा होते होते ठीक ठीक बदल जाता है, dt बढ़ते ठीक ठाक टाइम बदल जाता है। नहीं तो कैलकुलस की थ्योरी है कि छोटे से चेंज में बदला हुआ मानते ही नहीं, थ्योरी है। तो ये बताओ रेडियस यदि r हो स्मॉल r, तो लेंथ ऑफ आर्क डिस्टेंस कवर्ड ds कितना होगा, जल्दी से बताओ। लेंथ ऑफ आर्क r एंगल ना, ठीक लिखा हूं? अरे यार नहीं समझ में आता, ऐसे समझो। d थीटा बराबर यहाँ जो d थीटा है तो वो तो है ही, यहाँ भी तो d थीटा है, एंगल बराबर लेंथ ऑफ r बाय रेडियस, ठीक लिखा हूं? r क्या लिखूं बताओ? सही है। अब बताओ ये छोटा ds यही ds मिल के डिस्टेंस हुआ होगा कि नहीं? हैं? तो इंटीग्रेट कर दूं? देखो कितना सिंपल सा। जब थीटा 0 था तो चले गई दूरी 0, और जब थीटा बताओ कितना एंगल लपेटाएगा, जल्दी बताओ। L/r पूरा L लपेटाएगा यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ r L होगा और डिवाइडेड बाय रेडियस होगा, तो बताओ कितना एंगल तक लपेटाएगा। कल होंगे काफी अच्छा क्वेश्चन। हम लोग कैसे सोचे कि थीटा हो चुका है तो d थीटा और बढ़ा है, थीटा हो चुका है तो d थीटा और एंगल बढ़ा है, और बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है कि यदि ये d थीटा है तो ये भी d थीटा है, ये आपका काम है। यदि ये d थीटा है तो ये भी d थीटा है, बहुत आराम से दिखाया जा सकता है ना? इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें चली गई दूरी डिस्टेंस कवर्ड, दिस होल डिस्टेंस कवर्ड is L थीटा माइनस R थीटा स्क्वायर बाय 2 बराबर, ठीक लिखा हो तो?
बाई आर स्क्वायर कितना आया जल्दी बताओ। ए स्क्वायर बाई कितना अच्छा रिजल्ट है। डिस्टेंस कवर्ड इज एल स्क्वायर बाई 2r। अच्छा कितने लोग इतना अच्छा यहाँ पे तो शायद आप सोच ही नहीं पाते ना, दिक्कत हो जाता। कितने लोग इतना निकालने के बाद ये बता दे कितने देर में लपटा गया पूरा आके मार दिया धड़ाम से। कितने लोग बता सकते हैं कितने टाइम बाद मारा? V नॉट से जब मारे इसको तो लपेटा के आया होगा, मारा होगा ना, बताना कितने देर बाद मारा? इक्वेशन नवी कहते हैं, नवी क्लास की r बाई कितना v नॉट ऊपर क्यों बोल रहा है? डिस्टेंस में इसमें स्पीड डिवाइड करना है ना, नीचे ना v नॉट। ये देखो, ये बताओ ये दूरी हमें मिल चुकी है कि नहीं? बोलो। अरे दूरी मिल चुकी है और कांस्टेंट स्पीड से चलता था। कितने स्पीड से? कहा तो था कि स्पीड नहीं बदल रहा है। तो बताओ हमारे पास दूरी मिली हुई है कि नहीं? अच्छा ये खतरनाक दूरी है, आसान नहीं है। करो का पता नहीं कौन सा कर रही है, ये भी जानो। पर डिस्टेंस मिल गया है। अच्छा डिस्टेंस जानते हो, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम तो केवल v नॉट डिवाइड करो तो आ जाएगा ना। टाइम टेकन निकालो, आंसर आ गया। ये मैं इतना सिंपल क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है तो रख लो, ये आंसर है। व्हाट इज टाइम टेकन? जल्दी बताओ। कितने टाइम बाद वो मारेगा? रस्सी की लंबाई पता, रस्सी की लंबाई मुझे पता, रस्सी की लंबाई पता। हाँ तो सर्कल का सर्कल का पता चल जाएगा। हाँ रेडियस पता है, तो ये नहीं पता चल सकता कितने देर में लपेटा जाएगा। हाँ तो वही वही तो बता। उसी से टाइम निकाल लेगा। हाँ नहीं कितने देर में? उसी से टाइम निकाल लेगा। कितने देर में लपेटा जाएगा? हाँ पूरा। हाँ तो लपेटने का रेट तुम्हें नहीं मालूम ना। तुम ये करो कि लपेटा जाएगा, रेडियस मालूम है तो ये लपेटा जाएगा। तो टाइम के लिए तुम्हें लपेटने का रेट मालूम रहेगा तब ना। कैसे निकालोगे तुम्हें बता दो। नहीं निकाल के बता दो ना बैठ के। ये कह रहे कि लपेटा जाएगा, ये ही लपेटना है और बताना है तो निकाल देंगे। हम कैसे निकाल लोगे भाई? टाइम निकालने के लिए किसी चीज का रेट भी तो पता होना चाहिए। तो लपेटने का रेट कहाँ तक होता है? बता दो लपेटने का रेट। तो नहीं निकाल सकते, यही तरीका है निकालने का टाइम। समझ में आया ये? अच्छा मैं कहूँ हाउ मच वर्क डन ऑन मास? 0। कैसे मालूम? और दूसरा टेंशन तो हमेशा परपेंडिकुलर ही था ds के। तो ds उधर और फोर्स इधर परपेंडिकुलर। एक तो ds cos 90 0। लड़ने के बाद यार तुम लोग बाद लड़ने झूठने के बाद क्यों सोचने लगते हो? लड़ गया वेलोसिटी 0 होगी, मान लो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है तो क्या करें? बाद का सोचना ही नहीं होता है। बाद वाला क्यों सोचते हो कि लड़ के क्या हुआ है ना? ये थोड़ी ना। अच्छा 3 ही दिया था क्या? हाँ अच्छा तुम लोगों को नहीं पता हम रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी नहीं पता ना?
रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जनरली मेंशन ना हो तो हम लोग अर्थ कैसे मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, जबकि रियली में अर्थ का शेप ऐसा होता है। तो ये बात होती है कि पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है, ध्यान सुनना। तो लोग कहते हैं वहां पे रेडियस, वहां पर रेडियस कम है, उल्टा है, बल्कि रेडियस ज्यादा है। डिस्टेंस से हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी ज्यादा है। तो कई बातें निकल के आएंगे, ध्यान से सुन लो। यदि अर्थ ओमेगा से घूम रही है ऐसे, तो रियली में ये होता है। तो एक बात तो ये है कि यदि रोटेशनल इफेक्ट को न भी लें, अच्छा ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी में अपैरेंट ग्रेविटी की बात हो रही है, नहीं तो ग्रेविटी जो अर्थ की होती है वो होती है, घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये पॉइंट जो जानना है, ध्यान सुनना। लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर स्टेटमेंट में कि पोल पर ये पोल है और ये पोल है, और यदि स्फीयर माने तो ये पोल है और ये पोल है। तो लोग सोचते हैं ना कि क्योंकि ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, gm/r² से, तो gm/r²। तो ऐसा नहीं है, उससे ग्रेविटी पोल पर ज्यादा नहीं होती। पोल पर ज्यादा इसलिए है, यहाँ पर रेडियस, जब रेडियस ऐसा होता है, फ्लैटन होता है, तो रेडियस ज्यादा होता है, और ऐसा होता है तो रेडियस कम होता है। तो रेडियस यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, इससे नहीं तो उल्टा हो जाएगा, बल्कि डिस्टेंस कम है। क्या है? तो जब डिस्टेंस कम हो तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो ये जान लो कि पोल पे ग्रेविटी क्यों ज्यादा होती है, ये दूसरी बात। अब सुनो इफेक्ट वाला, घूमने वाला इफेक्ट सुनो। वो कहते हैं, एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ऐसे कि हम लोग हर जगह ग्रेविटी को मेजर किए डिवाइस से, तो जितना जहां आया, जब हम अर्थ को रोक दें, जो कि आपके बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लो कि यदि अर्थ रुक जाए तो जितना मेजर किए थे फिर से मेजर किया जाए, तो सब जगह बढ़ा हुआ होगा कि सब जगह घटा हुआ होगा, कि कुछ जगह बढ़ा कुछ जगह घटा रहेगा, क्या रहेगा, क्या आएगा? इसका आंसर है कि अर्थ रुक जाएगी तो एक जगह वही आएगा, बस एक जगह, मतलब दो जगह, दो पोल पे, नॉर्थ पोल पर वही रह जाएगा और साउथ पोल पर वही रह जाएगा। केवल पोल को छोड़ के सब जगह बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा रुकने के बाद। तो घूमते समय क्यों गड़बड़ हो रहा है? तो ध्यान से देखो, इक्वेटर पे देखते हैं, फिर से वही एलएलएम, क्योंकि ये चैप्टर तो एलएलएम ही है। ध्यान से देखना, यदि कोई वेइंग मशीन है यहाँ पर, इस पे आप खड़े हैं, अच्छा कई लोग सर ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, तो वो लोग कंफ्यूज किस बात को लेके होते हैं? वो ये इस बात को लेके होते हैं जो परसेप्शन नहीं बन पाता, सोचते हैं कि जो रियल लाइफ में स्फीयर होता है उस पे जाके बगल में चिपके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्फीयर पे बगल में चिपके हो, बल्कि स्फीयर की जगह अर्थ है। इस बात समझ में आ रहा है? इसके लिए ये ऊपर है और ये नीचे है। कई को तो यहाँ पे ढेर दिक्कत होता है, कई लोग जब यहाँ पर आते हैं चू गया होगा, नीचे चला गया होगा। तो जो यहाँ पे मैट बना होगा यहाँ पर, उसके लिए ऊपर ये है और ये नीचे। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस पे रखा हुआ कोई गोला नहीं है, ठीक है? एक ये है। चलो तो यहाँ देखो, तो क्योंकि अर्थ घूम रही है ओमेगा से,
तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वेइंग मशीन पे खड़ा है, नॉर्मल, सही है। हम लोग अपने रियल लाइफ में इतना कम डिफरेंस आता है कि अक्सर कहते हैं mg बराबर m, ऐसे बोलते हैं, जितना नीचे उतना ये मानते हुए कि अर्थ का रोटेशन नहीं है या रोटेशन है तो उसके इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। दोनों चीजें एक ही बात, ठीक है, पर ऐसा रियली में नहीं है। तो लिखते हैं, जल्दी से बताओ, mg ज्यादा कि h ज्यादा कि दोनों बराबर? कंसीडरिंग ऑफ रोटेशन mg ज्यादा। तो लिखता हूं फोर्स टुवर्ड सेंटर बताओ m, हाँ m इसको याद मत भूलना। फोर्स टुवर्ड्स कितना, फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना, mg माइनस n, बस इतना ही फोर्स है। पहले तो ये जान बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। ये मैं कहां बात कर रहा हूं? ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर। कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? यदि लिफ्ट में वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और लिफ्ट का फ्री फॉल हो जाए तो जीरो मेजर करेगा। अरे वेइंग मशीन है ना। स्प्रिंग बैलेंस जो मेजर करते हो, फ्री फॉल लिफ्ट में मेजर करोगे तो जीरो रीडिंग करेगा, जीरो रीडिंग करेगा। तो एक बताओ कितना? अच्छा, इफेक्टिव ग्रेविटी कहिए, चाहे अपैरेंट ग्रेविटी कहिए, चाहे फीलिंग ऑफ ग्रेविटी कहिए, सब एक ही बात है। और इफेक्टिव ग्रेविटी या अपैरेंट ग्रेविटी n/m होता है। क्या होता है? n/m होता है। कहीं भी वेइंग मशीन हमेशा कहीं पे इफेक्टिव ग्रेविटी उसका निकालना हो तो n/m करते हैं और रीडिंग n देते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, वेइंग मशीन आपका मास मेजर नहीं करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। और इफेक्टिव ग्रेविटी के नाम पे क्या मेजर करेगी? n/m। कैसे n/m सोचे? n की जगह mg, तो mg/m करें तो g आया करेगा। तो यहाँ पे अब n करना होगा क्योंकि वो mg तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो n मेजर करती है। देखते हैं आप, जल्दी से लिख लो, यही पढ़ना था आप लोगों को। और इफेक्टिव ग्रेविटी या इफेक्टिव ग्रेविटी के चाहे अपैरेंट ग्रेविटी कहिए, इफेक्टिव ग्रेविटी कहिए चाहे अपैरेंट ग्रेविटी कहिए। और एक और चीज आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो, फिर से सुनो, इक्वेटर पे अर्थ की ग्रेविटी अभी भी g ही है, हम फील कम करते हैं। मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है वो तो यही है, हम महसूस कम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं ग्रेविटी, यदि मैं कहूं ग्रेविटी कितना है तो आंसर वही g ही है, चाहे और तेज क्यों ना घुमा दो। ये इफेक्टिव ग्रेविटी है, अपैरेंट ग्रेविटी है, फील करने वाली ग्रेविटी है। g माइनस ओमेगा इस बराबर यदि मैं स्फेरिकल मान लूं, जो जनरली मानते हैं, तो पोल पे तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पोल पे रेडियस कितना होगा? 0। देखो तो जो पोल पे होगा उसके लिए रेडियस आप जो सर्कुलेट करेगा तो 0 होगा, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका बनेगा? अच्छा, जो यहाँ होगा, देखो तो जो यहाँ होगा उसका 0 रेडियस, जो यहाँ पे होगा थोड़ा
मेजर की जाएगी? मेजर की जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रेविटी अर्थ का है कहाँ? सब जगह बराबर है। ध्यान से सुन लो, मैं कहूँ स्फेरिकल मान के तो मैं कहूँगा कि अर्थ की ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आंसर है ज्यादा कहीं नहीं है ना, सब जगह सेम अर्थ की ग्रेविटी। लेकिन इफेक्टिव ग्रेविटी बोले, अपरेंट ग्रेविटी बोले, मेजरमेंट बोले ग्रेविटी का कहीं देगा डिवाइस से, तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, उसमें आ ही जाएगा वो रोटेशन वाला। तो सबसे कम ग्रेविटी कहाँ मेजर होगी यार? इक्वेटर पे। सबसे कम मेजर होगी और सबसे ज्यादा कहाँ मेजर होगी? पोल पे, राइट? अब हमको ये बताओ कि सबसे कम ग्रेविटी इक्वेटर पे मेजर है। अच्छा हाँ, थोड़ा दूर जाओगे तो कम, अरे सॉरी थोड़ा ज्यादा, सबसे कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा ना। अब अर्थ का रोटेशन इफेक्ट हटा दो, अर्थ को रुका हुआ मान ले, तो यहाँ बढ़ जाएगी कि नहीं? यहाँ बढ़ के जी हो जाएगी, यहाँ भी बढ़ के जी हो जाएगा, तो सब जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि घूम रहा था तो माइनस हो रहा था, और रोक देंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन दो जगह नहीं बढ़ेगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही था, घूमने में भी उतना ही था, रुका रहेगा तो भी उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत है हम लोगों को? ये समझ में आया? अच्छा ये देखो, ये यदि मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनना, एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं अभी। यदि मैं ये कहूं आपसे कि वेइंग मशीन इक्वेटर पे आदमी 60 केजी का था तो 30 केजी मेजर कर रही थी, आधा, तो ड्यूरेशन आप दे बता दोगे? क्वेश्चन समझ में आया? फिर सुनो, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा पहले तो डेटा सुन लो। यदि रियल में अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे 9.8 होती है, ये घूमने का 0.01 इसी तरह का डिफरेंस आता है, बहुत कम डिफरेंस आता है, राइट? मतलब इसके कारण बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। ये एक तो डेटा जान लो कि जो जी में से अर्थ का जो अपना ग्रेविटी है उसमें थोड़ा सा कम है, सबसे ज्यादा कम यहाँ हुआ है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पे तो इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। तो जो कम हुआ है ना, इक्वेटर पे सबसे कम हो गया है, वो सबसे कम वाला भी बहुत कम ही होता है, ठीक है? बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस। एक तो ये डेटा जान लो। दूसरा, आपको ये बताना है कि 24 घंटे का दिन रात है, ड्यूरेशन ऑफ अ डे 24 आवर्स। आपको ये बताना है कि वेइंग मशीन, अच्छा मेरा रियल में अर्थ के ग्रेविटी के कारण यदि मेरा 60 केजी मेजर किया जाता, अच्छा क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, पोल पे हम मेजर किए तो 60 केजी मेजर किया वेइंग मशीन, तो जब इक्वेटर पे मेजर करते हैं तो 60 केजी में थोड़ा सा कम होता है, बस 59 पॉइंट समथिंग। गॉट इट? यस सर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। वैसे फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पोल पे मेजर करूंगा किसी डिवाइस से, वेइंग मशीन से, तो 60 केजी मेजर किया, मैं 60 केजी का हूँ तो एक्चुअल मेजर किया। जब मैं वही डिवाइस लेके इक्वेटर पे आया तो मेजर किया 59 पॉइंट समथिंग, रियलिटी है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं पोल पे मेजर किया 60 केजी आया, अच्छा मैं इक्वेटर पे मेजर किया 30 केजी आ गया, बताना ड्यूरेशन आप दे गया, जल्दी निकाल 30 केजी आधा हो गया, जल्दी निकाल। ड्यूरेशन ऑफ डे बताना है, 24 घंटे की जगह कितना, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा ऐसे बताना है। 2 बाई देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल, कि यदि इतना तेज अर्थ घूमे
कि डिवाइस आपका आधा मेजर करे, 60 केजी के तो 30 केजी बता रहा है, हालांकि क्वेश्चन में 20 केजी भी दे सकता था। अच्छा कितने लोग ये बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन बता लीजिए, अर्थ कितने तेजी से रोटेट करे ओमेगा से मिनिमम, ताकि आपका डिवाइस 0 केजी मेजर करे, जल्दी बताओ। 0 केजी, जल्दी बताओ। आप जल्दी से ये बताइए कि अर्थ कितना मिनिमम ओमेगा से, बहुत तेज घूमेगा तो करेगा ही, मिनिमम कितना से घूमे, मिनिमम ओमेगा, ताकि आपका वेइंग मशीन आपका वेट 0 बताने लगे, इक्वेटर लगे। पोल पे तो बता नहीं सकता 0 का, वो तो एक्चुअल बताता है। जल्दी क्या करोगे मालूम है, यही ना 0 करोगे, यही ना मेजर करता है यार, तो 0 कर लो, आंसर आ जाए। ओमेगा बताना है ना, आंसर है अंडर जी बाई आर, कर लो, आंसर है कितना ओमेगा होना चाहिए, अंडर जी बाई आर। जल्दी रखो जो नहीं रख पाए। पहले जानो कि वेइंग मशीन नॉर्मल जो खड़े होते हो ना वेइंग मशीन पे, वही मेजर करता है, ये पहले जान लो। यदि कोई डंडा होता पकड़ के उस पे खड़े रहोगे तो तभी बताएगा, नॉर्मल कब हो जाएगा वहां पे, तो एम मेजर करता है। तुम 0 चाहते हो तो एम को 0 कर लो, आ गया। अच्छा इसमें भी मैं फिर से पूछ सकता था कि इतना तेज रोटेट कर रही है यार कि 0 जस्ट 0 बताया है, बढ़ा अर्थ एनी हाउ वो रोटेशन उसका बढ़ने लगा, तो जैसे ही वेइंग मशीन 0 मेजर की, डिग्रेशन ऑफ डे बताना है। इसमें भी वही क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज डिग्रेशन ऑफ डे, 4/5 डिग्रेशन ऑफ डे। हमको लगा कि तुम ओमेगा सोच पा रहे, लेकिन आगे क्या करें ही नहीं समझ में आता होगा। चलो मैं बताता हूं, अच्छा ये देखो, यहाँ पे जो था ये वैल्यू, यहीं पे हम लोग को कुल बदलना होता है ना, बोलो, यहीं से इफेक्टिव ग्रेविटी आया है यार। अच्छा इफेक्टिव ग्रेविटी और कैसे सोचते, चलो ध्यान सुनना ना, जो मैं पढ़ाया हुआ इफेक्टिव ग्रेविटी वहां से बता देता हूं। जो जी होता है वो तो दिखाना और बनाना ही होता है, जो एक्सेलरेशन होता है उसका उल्टा करके जोड़ लेते हैं। जैसे देखो तो मैं जी तो बनाया ही बनाया, ध्यान से सुन लो, छोटे में इसको हमारा बोली, ध्यान सुनो, इफेक्टिव ग्रेविटी की जो थ्योरी है अपरेंट ग्रेविटी की, हमें जी तो दिखाना ही होता है, याद है जी ऐसे दिखाना था और एक्सेलरेशन उल्टा, लेकिन नीचे एक्सेलरेशन तो किधर जोड़ दो, ऊपर, इधर एक्सेलरेशन है तो इधर, यदि ऊपर एक्सेलरेशन तो इधर एक्सेलरेशन है तो इधर एक्सेलरेशन उल्टा जोड़ते हैं ना, जी में ना ये जी दिखा देते हैं पहले, तो बताओ जी इधर है, अब बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर था, इधर, तो मेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ था, किधर जोड़ूं, अबे ऐसे याद रखना, इफेक्टिव ग्रेविटी क्या करते हो, जी जो रहता है वो तो रहता ही है, उसमें एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ लेते हो, यही तो करते हो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, ये थोड़ा छोटे में याद रखने के लिए। हाँ अब यहाँ पे आ जाइए, आधा मेजर करता है, कैलकुलेट करने जाना, सही है, कितना है बताओ तो, ओमेगा कितना है, एक तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट सही है। अब सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना ना, ओमेगा ये हुआ अंडर जी बाई 2r, अंडर जी बाई 2r, सही है ना, अंडर जी बाई 2r ना। अब ये देखो ध्यान से,
2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा इज 24 2 पाई बाई ओमेगा ये क्या है रेडियन पर आवर है ओमेगा इज इन रेडियन पर आवर नहीं तो सेकंड में आ जाता अच्छा इसको रेडियन पर सेकंड रखें तो यहाँ पे क्या जाएगा 24 गुणे 60 गुणे 60 सही है तो ओमेगा को क्या मान के कर रहा हूँ रेडियन पर आवर तो 24 है कोई दिक्कत आप लोगों को अब करना क्या है ये वैल्यू ये वाला अच्छा ये ओमेगा कितना रहता है तो ये 24 रहता है ओमेगा जैसा मैं कहूँ कि ओमेगा कितना है ये है ना अब हमारे पास ओमेगा ये है अब हमारे पास ओमेगा ये है ठीक है तो इस ओमेगा से हम लोग तो वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना इसका रेडियस तो मालूम है ना रेडियस तो मालूम है अच्छा ये कौन सा वाला ये जी वो जो जी है वही वाला जी राइट ये जो जी है जो हम लोग जानते हैं जी वही वाला है जो वैल्यू है जी की वैल्यू कितनी होती है इसी की वैल्यू कितनी होती है 10 इसी की वैल्यू 10 ठीक है तो ये g की वैल्यू 10 रख लो और r की वैल्यू 6400 या फिर उससे पहले वाले से रिलेट भी कर लेते हैं हालांकि वो 24 घंटा तो उसके लिए आता है जो वैल्यू हम लोग मान सकते हैं जल्दी से g की वैल्यू 10 रखो r की वैल्यू 6400 किलोमीटर जल्दी जल्दी निकालो तो कितना आता है इसको फिर मीटर पर सेकंड में कर लेना मीटर में 6400 की जगह फिर मीटर में करना सबको लिखने का तरीका वैसे ही जो कार के लिए यूज किए थे
तो एक क्वेश्चन वाला लिखेंगे और रिजल्ट सारे का आ जाएगा। तो जल्दी से लिखो शोन इन फिगर as shown in figure find maximum distance r of point as shown in figure. Find maximum distance r of point on rotating disc for no slipping. For no slipping मतलब स्लिप करके गिरेगा नहीं। इमेजिन कर पा रहे हैं दूर रखेंगे तो सड़क के गिर जाएगा। तो बताना है कि मैक्सिमम दूर कितना रखें कि सड़क के ना गिरे। मैक्सिमम 5 मीटर रख सकते हैं। न सरकने के लिए मैक्सिमम दूरी कितना रखें? वही आंसर तब भी होगा जब हम क्या कहेंगे मिनिमम दूरी कितना रखें कि सड़क के गिर जाए। दोनों का आंसर सेम होगा। ओमेगा इज गिवन ना म्यू इज गिवन और गिवन का जो डेटा है वो नोन अननोन बदल सकते हैं। इसीलिए कहा था कि कुछ भी पूछा सकता है, सबका आंसर सेम। हाँ अच्छा एक और चीज है, एक और चीज ध्यान से सुनो। तो कभी कभी ऐसे लिखा रहता है कि हम लोग कम समझ पाते हैं। जैसे मान लो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ध्यान से सुनना ना। पहले तो मैं ओमेगा दे दिया तो आपको यही मानना है और रिलेटिवली जीरो स्लिप रिलेटिव रेस्टनेस से छोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान सुनो। डिस्क पे r दूरी पे रख दिए और डिस्क को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ओमेगा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बताना है कितने मिनिमम ओमेगा पे फेंका जाएगा ये। तो क्या ये जो धीरे धीरे बोला है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेशन लेना नहीं है ऐसे। और बात यही है जो करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम लोग क्वेश्चन जानते रहे और कहीं स्लोली ग्रेजुअली कुछ लिखते हैं और हम लोग को समझ ही ना आए। तो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्रिक्शनल फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स तो हो नहीं सकता था भाई। एक ही दिखाई दिया हूं और सरफेस पे कांटेक्ट था। सरफेस दो तरह का फोर्स लगाता है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। कौन कौन सा बैलेंस जल्दी क्यों होता? तो वर्टिकल खत्म हो गया, वर्टिकल खत्म हो गया। बताओ यदि पॉइंट डिस्क के साथ घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होगा ही। एक्सेलेरेशन बिना फोर्स के तो होगा नहीं। उस फोर्स का नाम बताओ जो इस पे लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स। हाउ मच फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? F। अच्छा m ओमेगा इस पर आप नहीं बोलना था ना, वो वैल्यू है। हाँ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। दूरी देखो आप लिया, डिस्क का नहीं लेना है, उसकी अपनी दूरी जो घूम रहा है। अच्छा क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन सुनो। डिस्क पे r दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पे और सरक नहीं रहा है। एक डिस्क है, तुम्हारा चार्ट देखे हो बहुत तेजी से r दूरी पे है कोई चीज, r दूरी पे ये फैन जो घूम रहा है। इसी में बात कर लेते हैं कि इसमें मान लीजिए मच्छर बैठा हुआ है और उड़ नहीं रहा, गिर नहीं रहा है ना, बैठा हुआ है। बताना ये है r दूरी पे है, बताना ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो कहोगे म्यू दीजिए, आंसर जानते हैं कितना है? ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन मच्छर है। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके लिए म्यू की जरूरत नहीं होती। दूसरा याद करो, हम लोग को ये जरूर निकालना चाहिए
फ्रिक्शन की थ्योरी है, इट इज ऑलवेज द एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स। ये फ्रिक्शन की थ्योरी इस क्वेश्चन की नहीं है। याद करें कार वाला नहीं कहता कि कार वाला ही पूरा ही। अरे जो कार वाला पढ़े थे यार, वो खतरनाक वाला नहीं, वो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन वाला नहीं, वो सिंपल वाला, उससे पहले वाला जो था। रख लेते हैं, एक की वैल्यू कितनी है बताओ? ये वैल्यू क्या पूछा गया था? क्या क्या पूछा गया था? आर पूछा गया था। तो आर यहाँ निकाल देते हैं। आर की वैल्यू है म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस या तो इतना दूर रहे या इतने से कम रहे, या तो इतना दूर रहे या इतने से कम रहे। ज्यादा दूर करोगे तो फेंका जाएगा, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा उसको, मोड़ नहीं पाएगा उसको, स्लाइड आउट। तो बताओ यदि आर या तो इतना रहे या इतने से कम रहे तो मैक्सिमम कितना रहे? इतना ही रहेगा। बोलो क्लियर? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इसी में 50 क्वेश्चन बनते हैं वैल्यू दे दे के? यदि यही से मैं कहूं कि म्यू कैसे लिखा जाएगा, तो म्यू देखो, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। अब म्यू कोई पूछेगा, मान लो आर देके और ओमेगा देके, तो कहा जाएगा म्यू की वैल्यू या तो इतना रहे या इतने से ज्यादा रहे। तो मिनिमम म्यू कितना रहे? ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी रहे। यही से यदि ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा था, कौन सा वाला? ध्यान सुनो फिर से क्वेश्चन, बल्कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है जो मैं पूछ रहा हूँ। एक डिस्क है, आर दूरी पे रख दिए हैं, म्यू दिया हुआ है, और धीरे धीरे उसको मैं ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ, ओमेगा ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ। आपको बताना है कि कितने ओमेगा पे फेंका जाएगा। कैसे निकल मालूम है? ये जो लिखे हो सब यही लिखोगे और रिजल्ट यही आएगा। नोन और अननोन बदलेगा, ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा आएगा ओमेगा लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई आर। मतलब ओमेगा या तो इतना रहे या इतने से कम रहे, या तो इतना रहे या इतने से कम रहे, उससे ज्यादा ना हो। देखो कम
पिछले वाले क्वेश्चन में भी स्टेप नहीं बता था, स्टेप्स नहीं बते थे। जल्दी करो। मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए दिखाया था कि आप रियलाइज करना सीखो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में ये होता नहीं है, सब कुछ होता है, घर पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट। टाइम ओवर हो गया, देखो आंसर आ गया आप लोगों का। अभी हमको ये नहीं मालूम कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर ज्यादा डेटा मोर देन एनफ डेटा देती हूँ। देखो तो नीचे mg, इधर t, इधर भी t, बस। कोई दिक्कत? अच्छा आप देखो, क्योंकि ऐसे घूम रहा था, दिखाया था आपको, तो कम से कम वर्टिकल को बैलेंस करके हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो आ जाए, करते हैं। जल्दी से बताओ, यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है कि नहीं? यदि ये बीटा है तो ये भी बीटा है कि नहीं? तो जल्दी से इस t को इधर तोड़ो, इधर तोड़ो, इस t को इधर तोड़ो, इस t को इधर तोड़ो। कोई दिक्कत आप लोग को? क्योंकि वर्टिकल बैलेंस है तो जितना ऊपर उतना नीचे। हाउ मच ऊपर? t cos अल्फा। हाउ मच नीचे? t cos बीटा प्लस mg। तो वर्टिकल मतलब खत्म हो गया। अब हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में आ जाते हैं। हाउ मच फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? देख के बताओ तो जरा। ये क्या है? फोर्स। अच्छा एक बराबर है पे लिख रहा हूँ, ये फोर्स है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। अब हमको ये भी हो सकता है कि ये वाला लेंथ दिए हो तो रेडियस निकाल सकते हैं ना, n sin बीटा हो जाएगा, फिर ये होगा। यस तो क्या देंगे, नोन क्या होगा, अननोन क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता, यही इक्वेशन से यहीं से निकालना है। आंसर आ गया क्या? यस सर। b कॉमन ले लो, sin अल्फा प्लस sin बीटा यही डिवाइड क्रॉस कर जाएगा। यस सर। लेकिन हो सकता है कठिन कैसे बनाया गया हो सकता है कि अल्फा ना दिए हो, क्योंकि हमको लग रहा है ओवर डेटा दिया हो, डेटा ज्यादा दे दिया हो, तो हो सकता है कि ये रस्सी का टोटल लेंथ दिए हो, टोटल लेंथ दिए हो रस्सी का, और कह दिए हो ये अल्फा है, बीटा को दिए ही ना हो, ये भी सकता है रेडियस दिया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है देने के और निकालने के, किसी भी ज्योमेट्री से हम निकालेंगे, लेकिन जो मेन थ्योरी थी वो यही थी, ये बैलेंस एंड दिस। गॉट इट? अंतिम क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन लिखो तो यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास एम, यूनिफॉर्म रोप, अंतिम क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास एम और लेंथ एल, लेंथ एल छोड़ दो, लिख दो, छोड़ दो, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास एम of circular form of radius r, in circular form, not of, a rope of mass m, a uniform rope of mass m in circular form of radius r is rotating with constant angular velocity omega about its axis, is rotating with constant, is rotating with constant angular velocity omega about its axis. Find tension in rope. Find
टेंशन इन रो। जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट। पढ़ाई नहीं करना है तुम्हें। वो सोच रहा था कि ऐसे कुछ बोलूंगा तो लोग हंसेंगे तो मैं कितना महान हो जाऊंगा, कितना महागोबर जो भी है, पता नहीं चला कौन है, लेकिन जो भी है गोबर। जल्दी करो, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या था बता देता हूँ। ये देखो रिंग है, ये इसी को मान लो रिंग भी मैं कर सकता था अपने एक्सिस के वो। यदि मैं इसको टेबल पे इसको ऐसे ओमेगा से ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे नहीं है, ये अपने एक्सिस के अबाउट नहीं तो डायमीटर के अबाउट। देखो डायमीटर के अबाउट नहीं, ऐसे 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 नचाते इसको, इसमें टेंशन डेवलप होगा। बाकी बताना है टेंशन कितना है। ये कितना m ओमेगा स्क्वायर r/2 पाई नहीं आ रहा है सर ऊपर नेगेटिव नेगेटिव 2 पाई r। चलो टाइम का मैं तो बता देता हूँ। चलो ध्यान से सुनना। जब इस पे घूम रहा होगा ये, जब इस पे घूम रहा होगा ये, तो mg और n को मैं बैलेंस करके छोड़ दिया। जब टेबल पे घूम रहा होगा ये, तो mg और n बैलेंस करके छोड़ दिया गया। अब मैं सीधा वो बात कर रहा हूँ जिसके कारण टेंशन डेवलप है। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना, ये ओमेगा से घूम रहा है ये टेंशन। अच्छा हाँ, ये कब सेम होगा पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ये तब भी ऐसे ही करेंगे जब इस पे Q चार्ज इस पे होगा, Q0 सेंटर पे रहेंगे, तो एडिशनल टेंशन कितना डेवलप हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही करेंगे। दूसरा, यदि ये पाइप रहे, पाइप सर्कुलर पाइप, और उसमें भी स्पीड से पाइप में वाटर जा रहा हो, तो कितना टेंशन पाइप में डेवलप हुआ, तो भी यही करेंगे। यदि करंट कैरिंग वायर हो और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यदि इंड्यूस कर दें, अप्लाई कर दें, तो रिंग में कितना टेंशन होता हो, तो भी यही करेंगे। सो जहां पे भी इस तरह की बात होगी और टेंशन की बात होगी, तो यही करेंगे जो करने जा रहे हैं। सोचो किस तरीके से हर चैप्टर में सेम तरह की चीजें होती है। तो देखो, तो ऐसे सोचेंगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि टेंशन तो इंटरनल है इसका। तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं वैसे छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, लेकिन इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। ध्यान सुनो तो, मैं बड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ, ध्यान से। ये दोनों लाइन इतना करीब है कि दोनों एक ही लाइन है, इतना छोटा सा एलिमेंट है। बड़ा तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंपोनेंट और वैल्यूज दिख जाए। पहले तो ये जान लो, छोटा सा सेक्शन, इतना छोटा सा लेना है, ऐसे लेना। देखो ये लेना है सेक्शन, लेकिन मैं बड़ा सा क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि कंपोनेंट और एक्सप्रेशन, डायरेक्शन सब दिखे। मैं चाहता हूँ कि इसका डिफरेंशियल लेंथ का डी थीटा लिख भी दिया हूँ वैसे, जिसमें जो टेक्निक तो 0 होता है, उसको मैं स्टडी करने जा रहा हूँ।
रेडियस r है ये, रेडियस r है। ध्यान से सुनना, इतने का मैं स्टडी कर लिया तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। लेंथ के अलॉन्ग ही टेंशन होता है, लेंथ के अलॉन्ग ही टेंशन होता है, सही है। ये dm मास है, dm मास इज मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान से, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ multiplied by interested length. What is interested length? R d theta. सही है? R density। अच्छा, इसको तो ऐसे भी सोच सकते थे क्या? नया डेंसिटी देखो, मास पर यूनिट एंगल डिवाइडेड बाय एंगल, मास बाय टोटल एंगल 2 पाई मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्टेड एंगल, नया एक आया वही है एक। अच्छा हाँ, ये x है, ये y है। ध्यान से सुनना, ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये पॉइंट मास है। कैसा मास है? इसको इस तरह से न देखा जाए, ठीक है। दूसरा, जल्दी से बताओ, ये d थीटा है तो ये कितना है? d थीटा बाय 2, और ये कितना है? सही है। अच्छा, जरा यहाँ देखो तो, यदि ये d थीटा बाय 2 है तो ये भी तो d थीटा बाय 2 है। देखो, d थीटा बाय 2, d थीटा बाय 2 तो d थीटा बाय 2, 90 minus d theta by 2 then d theta by 2। सही है। इसको मैं ब्रेक किया, इधर की तरफ आया t cos d theta by 2 और इधर आया t sin d theta by 2। Similarly, again this is d theta by 2, इधर आया t cos d theta by 2 और इधर आया t sin d theta by 2। सही है। अब जरा देखो तो ध्यान से, ये वाला तो कैंसिल हो गया, लेकिन भूल मत जाना, ये जो दिख रहा है ये भी ये किताबों में कर तो दिए हैं पर लिखे कम है। ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये दूर दिख रहा है, लेकिन ये इतना छोटा है ये कि सेंटर से पास होता हुआ नजर आता है। मैं तो बड़ा जानबूझ के दिखा दिया था ना, यदि मैं इसको छोटा करता तो पास होता, ये दोनों और छोटा करता तो और पास होता, टेंडिंग टू 0 कर देता तो ये दोनों कहां से नजर आते बताओ? सेंटर से। तो मैं कहूंगी इस dm मास पे फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है तो बताओ, व्हाट इज फोर्स टुवर्ड सेंटर? t sin d theta by 2 into 2। सही है। ये 2 क्यों? छोटे से मास पर फोर्स टुवर्ड सेंटर है बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। सही है। अब जरा अप्रोक्सीमेशन देखो, इंटरेस्टिंग अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से। 2t जब ये बहुत छोटा होता है तो sin tan हटा दिया जाता है। जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन एंगल, टैन एंगल और एंगल तीनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, साइन हटाने जा रहा हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साइन d थीटा बाई 2 नियरली इक्वल टू, सही है। तो साइन हटा दिया, ये इसकी जगह मैं ये यूज कर रहा हूं, ये होता है तो यूज कर रहा हूं। ये बराबर m की जगह क्या रखूं बताओ? m निकाला हूं, देखो यहां पे मास पर यूनिट एंगल इनटू एंगल। ये मास
dm मास है into ओमेगा स्क्वायर r। ये देखो 2 कैंसिल हो गया और d थीटा कैंसिल हो गया। बताओ t कितना आया? t बराबर m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। फिर से याद दिला दूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही करेंगे, मैग्नेटिज्म में यही करेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यही करेंगे। मतलब ये छोटा सा एलिमेंट लेके सोचेंगे हर जगह और तीनों में करेंगे, बाकी में नहीं। और चौथा सर्कुलर। तो वहां में भी ऐसे छोटा सा हिस्सा लेके कर सकते हो, मैग्नेटिज्म में भी। यदि आप ऐसे नहीं करें तो आएगा ही नहीं। तो वैल्यू इसी तरह की आएगी हर जगह। और इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिख लो, मैं जला लो, मतलब दिखोगी तो नहीं तो